जय माता दी दोस्तों, मन की आवाज़ मोटिवेशनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की कहानी है नियति का खेल। एक रोज़ सोनिया और धीरज को किसी पार्टी में जाना था, तो अम्मा ने उन दोनों को तिलक लगा के विदा किया और ढेर सारे आशीर्वाद दिए। बच्चों को अम्मा के पास वो दोनों पार्टी के लिए निकल पड़े। कार में बैठते ही धीरज सोनिया से बोला, घर से जब भी निकलो तो अम्मा का तिलक करना ज़रूरी है क्या? धीरज, वो ये सब हमारी सलामती के लिए नहीं ही करती हैं, कहकर दोनों मुस्कुरा दिए। लौटते वक्त रास्ते में सोनिया और धीरज की कार का अचानक एक्सीडेंट हो गया। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। जब धीरज को होश आया तो वह हॉस्पिटल में था। जैसे ही वह उठा, सबसे पहले उसने सोनिया के बारे में पूछा। वह उसे ढूंढते हुए दूसरे कमरे में गया, जहां उसने देखा कि सोनिया के पैर में गंभीर चोट लगी थी। डॉक्टर ने धीरज को बताया कि आपकी टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि किसी का भी बचना मुश्किल था, लेकिन शायद आपके अच्छे कर्म और किसी की दुआओं ने आपको दोनों को बचा लिया। सोनिया के पैर में इतना गहरा जख्म हो गया है कि उन्हें ठीक होने में कम से कम 2 महीने लगेंगे, लेकिन कुछ दिनों में वो चलने लगेंगी। घबराता हुआ धीरज सोनिया के पास गया और उसके माथे को सहलाता हुआ बोला, सोनिया, तुमने ठीक ही कहा था। अम्मा हमारी अपनी ना होते हुए भी हमारी अपनी हैं। उन उन्हीं की दुआओं से आज हम दोनों बच गए। सोनिया की आंखों में आंसू उतर आए। सोनिया अस्पताल के बिस्तर पर लेटी कुछ समय पहले के दिनों में खो गई। सुबह जल्दी उठकर सोनिया अपनी बगिया में आकर बैठ गई। चाय पीते पीते सोच रही थी कि अब यहाँ भी एडजस्ट होने में ना जाने कितना समय लगेगा। धीरज के ट्रांसफ़र के चक्कर में ना जाने कितने ही शहर ऐसे ही घूमना पड़ रहा था। ना जाने उनकी जॉब कब अस्थायी हो पाएगी। सोच किचन में बच्चों के लिए नाश्ता बनाने चली गई। बच्चों को उठाया, उन्हें तैयार कर स्कूल की बस में बैठा दिया सोनिया ने। बच्चों को स्कूल बस में बैठाकर वापस आकर सोनिया का मन न जाने क्यों खिन्न मन से टेरेस पर जाकर बैठ गया। सुहावना मौसम, हल्के बादल और पंछियों का मधुर गाना, कुछ भी उसके मन को वह सुकून नहीं दे पा रहा था जो वो अपने पिछले शहर में घर में छोड़कर आई थी। सोनिया की इधर उधर दौड़ती सरसरी नजरें थोड़ी दूर पर एक पेड़ की ओट में खड़ी एक बुढ़िया पर ठहर गई। वह सोचने लगी, ओह, फिर वही बुढ़िया, आखिर वह क्यों इस तरह से उसके घर की ओर ताकती है। कल इस बुढ़िया को कॉलोनी के मंदिर में बैठे देखा था सोनिया ने। सोनिया की उदासी बेचैनी में तब्दील हो गई। मन में शंकाएं पनपने लगी। इससे पहले भी सोनिया उस बुढ़िया को 3-4 बार नोटिस कर चुकी थी। आजकल के माहौल को देखते हुए सोनिया का मन न जाने कितनी शंकाओं से घिर गया। पता नहीं कौन है, क्या चाहती हैं। सोनिया को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। ऊपर से नया शहर, नए लोग, यहाँ किसी को जानती भी तो नहीं थी वो जो किसी से पूछ ही ले कि आखिर कौन है ये। सोनिया को कानपुर से गुड़गांव की शिफ्ट हुए पूरे 2 महीने हो गए थे, मगर अभी वह वहाँ ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाई थी। पति धीरज का बड़े ही शॉर्ट नोटिस में तबादला हुआ, इसलिए वो तो आते ही अपने काम को ऑफिशियल टूर्स में व्यस्त हो जाते थे। उधर बेटी अनवी का तो पहली क्लास में आराम से एडमिशन हो गया, मगर डुग्गू को बड़ी मुश्किल से 5वीं क्लास में मिड सेशन में एडमिशन मिला। वो दोनों भी धीरे धीरे रूटीन में आ रहे थे, लेकिन सोनिया ही अपने रूटीन में नहीं आ पा रही थी। सोनिया की स्थिति तो उस पौधों की तरह हो गई थी जिसे जड़ से उखाड़कर दूसरी जमीन पर रोप दिया जाता है, तो अभी भी नई जमीन नहीं पकड़ पा रहा था। सब कुछ कितना सुव्यवस्थित चल रहा था कानपुर में। उसकी अच्छी जॉब थी, घर संभालने के लिए अच्छी मेड थी जिसके भरोसे वह घर और रसोई छोड़कर सुकून से ऑफिस चली जाती थी। घर के पास ही बच्चों के लिए एक अच्छा सा डे केयर भी था। स्कूल के बाद दोनों बच्चे शाम को उसके ऑफिस से लौटने तक वहीं रहते थे। लाइफ
बिल्कुल सेट थी, मगर धीरज के एक तबादले की वजह से सब गड़बड़ हो गया। यहाँ ना आसपास कोई अच्छा डे केयर है और ना ही कोई भरोसे लायक मेड ही मिल रही है। उसका करियर तो चौपट ही समझो। इतनी टेंशन के बीच यह विचित्र बुढ़िया कहीं छुपकर घर की टोह तो नहीं ले रही। सोचते सोचते सोनिया परेशान हो उठी। 2 दिन बाद धीरज टूर से वापस आए तो सोनिया ने उस बुढ़िया के बारे में बताया। धीरज को भी कुछ चिंता हुई। ठीक है, अगली बार कुछ ऐसा हो तो वॉचमैन को बोलना, वो उसका ध्यान रखेगा, वरना फिर देखते हैं, पुलिस कंप्लेन कर देंगे। कुछ दिन ऐसे ही गुजर गए। घर को दोबारा ढर्रे पर लगाकर नौकरी करने का संघर्ष सोनिया के लिए जारी था, पर इससे बाहर आने की कोई सूरत नजर नहीं आ रही थी। एक दिन सुबह सोनिया ने टेरेस से देखा तो वह वॉचमैन उस बुढ़िया के साथ उसके मेन गेट पर आया हुआ था। धीरज उससे कुछ बात कर रहा था। पास से दौड़ने देखने पर उस बुढ़िया की सूरत कुछ जानी पहचानी सी लग रही थी। सोनिया को लगा उसने यह चेहरा कहीं और भी देखा है, मगर कुछ याद नहीं आ रहा था। बाद में बात करके धीरज घर के अंदर आ गया और वह बुढ़िया मेन गेट पर ही खड़ी रही। अरे, ये तो वही बुढ़िया है जिसके बारे में मैंने आपको बताया था। ये यहाँ क्यों आई है? सोनिया ने चिंतित स्वर में धीरज से पूछा। बताऊंगा तो आश्चर्यचकित रह जाओगी। जैसे तुम उनके बारे में सोच रही थी, वैसा कुछ भी नहीं है। जानती हो वो कौन है? सोनिया की विस्मित चेहरा आगे की तरफ बात सुनने को बेकरार था। वो इस घर की पुरानी मालकिन है। क्या? मगर ये घर तो हमने मिस्टर ओबराय से खरीदा है। ये लाचार बेबस बुढ़िया उसी ओबराय की अभागी माँ है, जिसने पहले धोखे से सब कुछ अपने नाम करा लिया और फिर ये घर हमें बेचकर विदेश चला गया। अपनी बुढ़िया माँ शांति देवी को एक वृद्धाश्रम में छोड़कर। छी, कितना कमीना इंसान है। देखने में तो बड़ा शरीफ लग रहा था। धीरज का चेहरा वितृष्णा से भर उठा। वही सोनिया याददाश्त पर कुछ जोर डाल रही थी। हाँ, याद आया। स्टोर रूम की सफाई करते हुए इस घर की पुरानी नेम प्लेट में दिखी थी। उस पर शांति निवास लिखा था। वही एक राजसी ठाट बाट वाली महिला की एक पुरानी फोटो भी थी। उसका चेहरा ही इस बुढ़िया से मिलता था। तभी मुझे लगा था कि इसे कहीं देखा है, मगर अब ये यहाँ क्यों आई है? क्या घर वापस लेने पर? हमने तो इसे पूरी कीमत देकर खरीदा है। सोनिया थोड़ी चिंतित हो उठी। नहीं नहीं, आज इनके पति की पहली बरसी है। ये उस कमरे में दिया जलाकर प्रार्थना करना चाहती हैं जहाँ उन्होंने अंतिम सांस ली थी। इससे क्या होगा? मुझे तो इन बातों में कोई विश्वास नहीं। तुम्हें ना सही, उन्हें तो है। और अगर हमारी हाँ से उन्हें थोड़ी सी खुशी मिल जाती है तो हमारा क्या घट जाएगा? ठीक है, आप उन्हें बुला लीजिए। अनमने मन से ही सही, मगर सोनिया ने हाँ कर दी तो शांति देवी अंदर आ गईं। छिड़काया तन पर पुरानी सूती धोती, बड़ी बड़ी आंखों के कोरों में कुछ जमे कुछ पिघले से आंसू। अंदर आकर उन्होंने धीरज और सोनिया को ढेरों आशीर्वाद दिए। वह नजरें भर भर कर उस पराये घर को देख रही थी जो कभी उनका अपना था। आंखों में कितनी स्मृतियां, कितने सुख और कितने ही दुख एक साथ तैर आए थे। वो ऊपर वाले कमरे में गई। कुछ देर आंखें बंद कर बैठी रहीं। बंद आंखें लगातार रिस रही थी। फिर उन्होंने दिया जलाया, प्रार्थना की और फिर वापस से दोनों को आशीर्वाद देते हुए कहने लगी, मैं इस घर में दुल्हन बनकर आई थी। सोचा था अर्थी पर ही जाऊंगी, मगर सब कुछ चल रहा था। तभी एक दिन अचानक हार्ट अटैक आया और आलोक जी नहीं रहे। बेटा और बहू खबर मिलते ही तुरंत आ गए। आलोक जी के जाने के बाद मुझे तो कुछ होश ही नहीं था। कब बेटे और बहू ने ये घर बेच दिया और कब मुझे वृद्धाश्रम भेजने का इंतजाम कर दिया। ना जाने क्यों बच्चों को उनके माँ बाप बोझ लगने लगते हैं। उनका स्वर भरा आया था। यही कमरा था मेरा। मैंने यहाँ कितने ही साल आलोक जी के साथ साथ हंसी खुशी बिताए हैं, मगर मयंक के पिता के जाते ही उनकी आंखें
पुनः भर आई। सोनिया और धीरज निःशब्द बैठे रहे। थोड़ी देर घर से जुड़ी बातें कर शांति देवी भारी कदमों से उठी और चलने लगी। पैर जैसे इस घर की चौखट छोड़ने को तैयार ही नहीं थे, पर जाना तो था ही। उनकी इस हालत को वो दोनों भी महसूस कर रहे थे। आप जरा बैठिए, मैं अभी आती हूँ। सोनिया शांति देवी को रोककर कमरे से बाहर चली गई और इशारे से धीरज को भी बाहर बुलाकर कहने लगी, सुनिए, मुझे एक बड़ा अच्छा आइडिया आया है जिससे हमारी लाइफ भी सुधर जाएगी और इनके टूटे दिल को भी आराम मिल जाएगा। मैं तो कहती हूँ कि क्यों ना हम इन्हें यहीं रख लें। अकेली हैं, बेसहारा हैं और इस घर में इनकी जान बसी है। यहाँ से कहीं जाएंगी भी नहीं और हम इन्हें यहाँ पर वृद्धाश्रम से अच्छा ही खाने पहनने को देंगे। तुम्हारा मतलब है नौकर की तरह? नहीं नहीं, नौकर की तरह नहीं। हम इन्हें कोई तनख्वाह थोड़ी न देंगे। काम के लिए तो मेड भी है ही। बस ये घर पर रहेंगी तो घर के आदमी की तरह मेड पर आने जाने वालों पर नज़र रख सकेंगी, बच्चों को देखभाल सकेंगी। ये घर पर रहेंगी तो मैं भी आराम से नौकरी पर जा सकूंगी। मुझे भी पीछे से घर की बच्चों के खाने पीने की टेंशन नहीं रहेगी। आइडिया तो अच्छा है, पर क्या ये मान जाएंगी? क्यों नहीं, हम इन्हें उस घर में रहने का मौका दे रहे हैं जिससे उनके प्राण बसे हैं, जिसे ये छुप छुप कर देखा करती हैं। मेरे ख्याल से उन्हें यहाँ रहने में कोई दिक्कत नहीं होगी और अगर कहीं मालकिन बनकर घर पर अपना हक जमाने लगी तो क्या निकाल बाहर फेंक करेंगे? घर तो हमारे नाम ही है, ये बुढ़िया क्या कर सकती है? ठीक है, तुम बात करके देखो। धीरज ने सहमति जताई। सोनिया ने संभल कर बोलना शुरू किया, देखिए, अगर आप चाहें तो यहाँ रह सकती हैं। बुढ़िया की आंखें इस अप्रत्याशित प्रस्ताव से चमक उठी। क्या वाकई वो इस घर में रह सकती हैं? लेकिन फिर बुझ गई। आज के ज़माने में जहाँ सगे बेटे ही ने उन्हें घर से यहाँ यह कहते हुए बेदखल कर दिया कि अकेले बड़े घर में रहने से अच्छा है उनके लिए वृद्धाश्रम में रहना होगा। वहाँ ये पराये लोग उसे बिना किसी स्वार्थ के क्यों रखेंगे? नहीं नहीं, आपको नाहक की परेशानी होगी। परेशानी कैसी? इतना बड़ा घर है और आपके रहने से हमें भी आराम हो जाएगा। हालांकि दुनियादारी के कटु अनुभवों से गुजर चुकी शांति देवी सोनिया की आंखों में छुपी मंशा समझ गई, मगर उस घर में रहने के लिए मोह में वह मना ना कर सकी। शांति देवी उनके साथ रहने आ गई और आते ही उनके सधे हुए अनुभवी हाथों ने घर की जिम्मेदारी बखूबी संभाल ली। सभी उन्हें अम्मा कहकर ही बुलाते। हर काम उनकी निगरानी में सुचारू रूप से चलने लगा। घर की जिम्मेदारी से बेफिक्र होकर सोनिया ने भी नौकरी ज्वाइन कर ली। साल भर कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। अम्मा सुबह दोनों बच्चों को उठाती, तैयार करती, मान मनुहार कर खिलाती और स्कूल बस तक छोड़ती, फिर किसी कुशल प्रबंधक की तरह अपनी देख रेख में बाई से सारा काम कराती। रसोई का वो स्वयं खास ध्यान रखने लगी। खासकर बच्चों के स्कूल से आने के वक्त वो उन्हें नित्य नए स्वादिष्ट और पौष्टिक व्यंजन तैयार कर देती। सोनिया भी हैरान थी कि जो बच्चे चिप्स और पिज्ज़ा के अलावा कुछ भी मन से नहीं खाते थे, वे उनके बनाए व्यंजन खुशी खुशी खाने लगे। बच्चे अम्मा से बेहद घुल मिल गए थे। उनकी कहानियों के लालच से कभी देर तक टीवी से चिपके रहने वाले बच्चे उनकी हर बात मानने लगे थे। वे समय से खाना पीना खाकर और होमवर्क निपटाकर बिस्तर में पहुंच जाते। अम्मा अपनी कहानियों से बच्चों से में एक और जहां अच्छे संस्कार डाल रही थी, वहीं हर वक्त टीवी देखने की बुरी आदत से भी दूर ले जा रही थी। सोनिया और धीरज बच्चों में आए सुखद परिवर्तन को देखकर आभूति थे, क्योंकि उन दोनों के पास तो कभी बच्चों के पास बैठने के लिए समय ही नहीं होता। कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर